तो समाप्त हो गया ना। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ सपनों के से दिन। ठीक है, पहले मैं तीनों पाठ, टोपी शुक्ला हरिहर काका हो गया, सपनों के से दिन, इसके बाद टोपी शुक्ला, ये तीनों पाठ की पढ़ाई पूरी हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैं स्पर्श में भी तो बाकी है ना, तो पहले मैं संचयन को पूरा करा दूं। ठीक है, उसके बाद स्पर्श में जो भी गद्य और पद्य बाकी है उसको भी करा के उसके बाद प्रश्नोत्तर पर जो भी लिखाना है वो मैं लिखवाऊंगी। ठीक है, बात आ रही समझ में? हाँ, यस मैम। यस मैम। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ सपनों के से दिन। इस पाठ के लेखक हैं गुरुदयाल सिंह। ठीक है, तो यहां देखिए, जैसा कि शीर्षक है सपनों के से दिन, इसका क्या अर्थ लग रहा है? आप लोग अपने दिमाग से अपने सोच के अनुसार बताइए। सपनों के से दिन यानी मैम सपना लग रहा है दिन भी उसको। किसी भी मनुष्य मैम के बहुत जीवन, अच्छे। किसी भी मनुष्य के जीवन का वह कालखंड, वह समय, जिस समय जीवन उसको सपनों के समान लगता है। और जिस तरह से सपने क्या होते हैं, हम जब सोते हैं तब सपने आते हैं, खुली आंखों से भी हम स्वप्न देखते हैं। यानी जो हमारे मन के विचार हैं, मन में जो भावनाएं हैं, उनको हम लोग खुली आंखों से भी देखते हैं और सोचते हैं कि काश इस चीज की प्राप्ति हो जाती, काश मेरा बेटा ये बन जाता, काश मेरे पास ये इतनी दौलत आ जाती, या मतलब कोई भी अच्छी चीजों का स्वप्न हर इंसान देखता है ना। बुरी बुरी चीजों की कामना कभी कोई इंसान नहीं करता है ना, बुरी चीजों का सपना देखता है। वो जब भी स्वप्न देखता है किसी मीठी याद को, या तो उसको स्मरण करता है, या अपने जीवन में जिस चीज की वो कामना करता है उसको स्वप्न के रूप में भी देखता है, चाहे वो बच्चे हों फिर चाहे वो बड़े हों। तो यहाँ लेखक गुरुदयाल सिंह अपने बचपन की, बाल्यावस्था की उन दिनों को याद करते हुए कह रहे हैं कि वो दिन थे, किसके समान थे? सपनों के समान थे। यानी बाल्यावस्था, युवावस्था कहिए, जब 15-16 साल 14 साल की उम्र में जब स्कूल हम लोग जाते हैं, स्कूल पढ़ते थे हैं, उस समय जो हमारी आयु होती है, अभी जो आप लोगों की आयु है, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, जब किसी व्यवसाय में चले जाएंगे, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, यानी जिसकी जो इच्छा है बनने की, जिन लोगों ने जो इच्छा अपने मन में पाल रखी है, जब आप लोग उस मुकाम पर, उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तब आप जब बीती हुई बातों को याद करेंगे कि हमारे बाल्यावस्था में हमारे कौन दोस्त हुआ करते थे, हमारे कौन शिक्षक हुआ करते थे, कौन शिक्षिकाएं हुआ करती थी, कौन टीचर्स क्या बोलते थे, किस तरह से पढ़ाते थे, किस तरह से डांटते थे, तो हमारा प्रिय दोस्त कौन था। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमें जब हम बड़े हो जाते हैं, युवावस्था में चले जाते हैं, प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाते हैं, तो अपने बचपन की बातों को याद करके हम सोचते हैं कि वो भी दिन कितने अच्छे थे, किसी तरह की कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, लगता है कि सपनों के तरह ही वो दिन थे। बात आ रही समझ में? तो यहाँ लेखक गुरदयाल सिंह ने इसी बात की चर्चा की है अपनी बाल्यावस्था की, कि किस तरह से वो दिन सपनों के समान लगते थे। और सपने जिस तरह से आते हैं, बेशक थोड़ी देर के लिए ही आते हैं, लेकिन हमें गुदगुदा जाते हैं, हमें सुखद अनुभूति दे जाते हैं। ठीक है, यानी उनको याद करते हैं हम, जब जब याद करते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। लेकिन कुछ स्वप्न ऐसे भी होते हैं जो ना चाहते हुए भी हमें दिख जाते हैं, जिनको हम फिर पुनर्स्मरण करना नहीं चाहते हैं, फिर से उनको याद करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब जब उनको याद करते हैं हमें दुख होता है, तकलीफ होती है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ लेखक कह रहे हैं कि सपनों के से दिन, वो दिन कैसे थे? सपनों के समान थे। कौन से दिन? बाल्यावस्था के दिन। बात आ गई समझ में? हाँ, यस मैम। अब देखिए, अब लेखक क्या कह रहे हैं, मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। यहाँ मेरे से तात्पर्य है लेखक गुरदयाल सिंह। वो कह रहे हैं कि मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। मैं यहाँ पर पहले थोड़ा लेखक के इस पर चर्चा कर दूं। ठीक है, कि लेखक हाँ, इसके लेखक गुरदयाल सिंह। ठीक है,
यहाँ पर आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं, आपके पास जो संचयन है सबसे अंत में लेखक का परिचय दिया हुआ है। ठीक है, इनका जन्म 1933 और मृत्यु 2016। ठीक है, पंजाब के जैतो कस्बे में 10 जनवरी 1933 को एक साधारण दस्तकार परिवार में जन्मे गुरदयाल सिंह ने बचपन में कीलों हथौड़ों से काम लेते हुए, यानी जो लोहे वगैरह का जो काम करते हैं उस तरह का इनका परिवार था। एक तरह से दस्तकार यानी छेनी, हथौड़ी, कील, जो कहते हैं कि लोहे का जो औजार बनाने वाले जो होते हैं उस तरह का इनका परिवार था। तो इनसे काम लेते हुए शिक्षा पूरी की और कलम पकड़ी। 1954 से 1970 तक स्कूल में अध्यापक रहे। पहली कहानी 1957 में पंचदरिया पत्रिका में प्रकाशित हुई। जब कॉलेज में प्राध्यापक हुए तो अपने ही उपन्यास पढ़ाने का मौका मिला। सोचिए, जब ये प्राध्यापक हो गए कॉलेज में, तो इन्होंने जिस उपन्यास को लिखा था उसी को पढ़ाने को इनको मौका मिला। अंततः यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया। गुरदयाल ठेठ ग्रामीण परिवेश और भावबोध के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। यानी इनके उपन्यास या इनकी जो कहानियां हैं उनका परिवेश कहाँ से लेते थे, कौन से सामाजिक परिवेश से? ठेठ देहाती, एकदम देहात की बात कहानियों को लेते थे, एकदम ग्रामीण परिवेश। बड़े सहज रूप से वे अपने पात्रों का चयन खेतीहर मजदूरों, पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के बीच से करते हैं। यानी हम लोग पात्र का चयन कहाँ से करते हैं? समाज से ही तो ना। तो देखिएगा कि कोई लेखक पढ़े लिखे वर्ग की कहानी लिखते हैं, कोई लेखक एकदम दलित वर्ग, एकदम जो पद दलित है, जो झोगी झोपड़ी में रहने वाले हैं, उनको पात्र के रूप में लेते हैं। कोई वृद्ध को, हेलो, हाँ, तो इस तरह से लेखक कर रहे हैं कि अलग अलग पात्रों को वो लेते थे, यानी जिसकी रुचि जिस तरह की हो। उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि तो ऐसे पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के बीच से करते हैं जो सदियों से अपने समाज की उस दूषित व्यवस्था के शिकार हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी शारीरिक हड्डियों को ही नहीं गलाती रही हैं, उनकी पूरी मानसिकता को दीनहीन और बेबस बनाए हुए हैं। लेखक कह रहे हैं कि समाज में रहने वाले उस वर्ग को वो अपने कहानियों और उपन्यासों में स्थान देते थे जो दूषित व्यवस्था के शिकार हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने शारीरिक हड्डियों को ही नहीं गलाते हैं बल्कि उनकी मानसिकता को पूरी तरह से दीनहीन और बेबस बनाकर रखे हैं। तो इस तरह से लेखक कह रहे हैं कि इनके जो पात्र इसी वर्ग के हुआ करते थे, एकदम दीनहीन वर्ग के। पंजाबी भाषा में उल्लेखनीय योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गुरदयाल सिंह को अपने लेखन के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू सम्मान, पंजाब की साहित्य अकादमी सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने बतौर लेखक कई देशों की यात्रा भी की। उन्होंने अब तक 9 उपन्यास, 10 कहानी संग्रह, 1 नाटक, 1 एकांकी संग्रह, बाल साहित्य की 10 पुस्तकें और विविध गद्य की 2 पुस्तकों की रचना की है। गुरदयाल सिंह की प्रमुख कृतियां हैं मढ़ी का दीवा, अथ चांदनी रात, पांचवा पहर, सब देश पर आया, सांझ सवेरे और आत्मकथा है क्या जानूं मैं कौन। ठीक है, तो अब मैं कहानी शुरू कर रही हूं सपनों के से दिन पाठ का। मेरे साथ खेलने वाले सभी बच्चों का हाल एक सा होता। अब लेखक कह रहे हैं कि मेरे साथ जितने भी बच्चे खेलते सबका एक ही हाल रहता, एक ही दशा होती। कैसे? फटी मैली सी कच्छी और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल। ये जो बच्चे लेखक के साथ खेलते थे उनका वर्णन है, उनके शारीरिक वर्णन, उनका बाह्य वर्णन कि क्या वो किस तरह से रहते थे। नंगे पांव, यानी पैर में जूते चप्पल नहीं हुआ करते थे। फटी मैली सी कच्छी, यानी जो चड्डी पहनते थे वो भी फटी भी रहती थी और गंदी भी रहती थी। और टूटे बटनों वाले कई जगह से फटे कुर्ते और बिखरे बाल, कुर्ते भी जो रहते थे वो कई जगह से उसके बटन टूटे हुए रहते थे और फटे हुए भी रहते थे और बाल बिखरे।
ये वर्णन है बाह्य वर्णन। जब लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते, नीचे को भागते तो गिरकर कई तो जाने कहां कहां चोट खा लेते और पहले ही फटे पुराने कुर्ते तार तार हो जाते। तार तार हो जाना मतलब पूरा कपड़ा जो है एकदम चिंदी चिंदी उसका हो जाता। एक तो फटे हुए पहले से कपड़े, कुर्ते जो थे फटे हुए, और ऊपर से वो कहाँ चढ़ जाते, लकड़ी के ढेर पर। अब लकड़ी के ढेर पर चढ़ जाए और फटा हुआ कोई कपड़ा पहना रहे तो क्या होगा, उसमें तो खोंच लग सकता है ना, आसानी से उसमें लकड़ी के ढेर में लग जाते थे। और उसके बाद जब वो कूदता था नीचे तो जो फटे हुए कपड़े थे वो और फट जाते थे और दूर दूर एकदम सब कपड़ा लगता था कि एकदम चिंदी चिंदी उसका निकल जाता। धूल भरे कई जगह से छिले पांव, पिंडलियां या लहू के ऊपर जमी रेत, मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जाते तो सभी की मां बहनें उन पर तरस खाने की जगह और पिटाई करती। अब लेखक कह रहे हैं कि एक तो इस तरह का इनकी वेशभूषा रहती थी, उसके बाद पैर छिले हुए रहते थे, धूल भरे रहते थे, घुटनों के ऊपर लहू जमी रहती थी और उस लहू के ऊपर रेत और मिट्टी से लथपथ घुटने लेकर जब ये जाते लंगलाते हुए तो सोचते थे कि उनकी माताएं और उनकी बहनें उन्हें दुलार करेंगी, प्यार करेंगी और उनके घाव पर मरहम पट्टी करेंगे। लेकिन क्या होता था, बताइए, जब वो घर पहुंचते थे तो क्या करती थी, पिटाई। उनकी जो माताएं और बहनें थी उनको पुचकारने दुलार करने की बजाय देखती कि बहते खून बह रहा है और उस पर मिट्टी और बालू, रेत जो है, रेत मतलब बालू लगा हुआ है, तो तरस खाने की जगह और पिटाई करती। कईयों के बाप बड़े गुस्सैल थे, कईयों के पिता बहुत गुस्सैल थे, पीटने लगते तो यह ध्यान भी न रखते कि छोटे बच्चे के नाक मुंह से लहू बहने लगा है या उसके कहाँ चोट लगी है। यानी कुछ के तो पिता इतनी बुरी तरह से अपने बच्चों को मारते कि उनके नाक से और मुंह से खून भी बहने लगता, या कहाँ चोट लग रही है, हड्डी टूटेगी या क्या होगी, उसकी कोई परवाह नहीं करते थे। परंतु इतनी बुरी पिटाई होने पर भी दूसरे दिन फिर खेलने चले आते। लेकिन सोच लीजिए ये बच्चे भी कैसे थे, इतनी बुरी पिटाई होती पिता से, उसके बाद खेलने की जो ललक थी वो नहीं छोड़ते, फिर दूसरे दिन चले जाते खेलने। यह बात तब ठीक से समझ आई जब स्कूल अध्यापक बनने के लिए एक ट्रेनिंग करने गया और वहां बाल मनोविज्ञान का विषय पढ़ा। लेखक कह रहे हैं कि यह बात उस समय तो समझ में नहीं आती थी कि हम सारे बच्चे मार खाने के बाद फिर दूसरे दिन क्यों चले आते हैं। लेकिन जब एक ट्रेनिंग यानी एक प्रशिक्षण के दौरान जब वो ये गए स्कूल अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण लेने, तो वहाँ चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का विषय जब उन्होंने पढ़ा तब पता चला कि बच्चे बहुत जल्दी किसी बात को भूल जाते हैं। बाल्यावस्था वह अवस्था होती है, उम्र का वह दौर होता है जीवन काल का, कि उस समय बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि कल इसी चीज के लिए हमें मार पड़ी थी माता या पिता से तो आज वो काम हम ना करें, बल्कि दूसरे दिन और जोश खरोश के साथ वो उस काम को करते। क्या वो सोचते थे कि क्या होगा, ज्यादा फिर पिटाई होगी, मार खा लेंगे। और ऐसी बातों के बारे में तभी जान पाया कि बच्चों को खेलना क्यों इतना अच्छा लगता है कि बुरी तरह पिटाई होने पर भी फिर खेलने चले आते हैं। तब जब बाल मनोविज्ञान में उन्होंने पढ़ा, गुरदयाल सिंह को जब मौका मिला पढ़ने का, तब उनको लगा कि अच्छा यही बात थी कि बाल्यावस्था में जब वो छोटे थे तो उनके कितने छोटे छोटे दोस्त हुआ करते थे, वो सब दूसरे दिन आकर बताते थे कि आज कितनी पिटाई पड़ी है ना, लेकिन फिर भी खेलने आ गए हैं। यानी खेलने का जो लालच रहता था बाल्यावस्था में, वो उसे नहीं छोड़ पाते थे कोई भी बच्चा। ठीक है, मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी हमारे जैसे ही परिवारों के हुआ करते। हमारे जैसे परिवारों से मतलब बहुत पैसे वाले नहीं, बहुत धनाढ्य नहीं, बहुत अमीर नहीं हुआ करते थे, गरीब, और सब लोग किसी न किसी छोटे मोटे व्यवसाय से जुड़े हुए थे। ग्रामीण परिवेश था, ग्रामीण माहौल था। सारे मोहल्ले में बहुत परिवार तो हमारी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। जो मोहल्ला था इनका, वहां दूसरे जितने भी परिवार थे सब कहीं ना कहीं से आकर यहाँ बस गए थे। 2-3 घर साथ की उजड़ी सी गली में रहने वाले लोगों के थे। हमारी सभी की आदतें भी कुछ मिलती जुलती थी। अब लेखक कह रहे हैं कि आदत जो हम लोग की थी सभी बच्चों की लगभग मिलती जुलती थी। उनमें से अधिक तो स्कूल जाते ही न थे, यानी अधिकतर जो बच्चे थे मोहल्ले में रहने वाले, स्कूल का उन लोगों ने कभी मुंह तक नहीं देखा था।
जो कभी गए भी पढ़ाई में रुचि न होने के कारण किसी दिन बस्ता तालाब में फेंक आए और फिर स्कूल गए ही नहीं। अब देखिए, अब एक दो बच्चे जो जाने वाले थे स्कूल, वो भी क्या करते थे, पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, और यदि किसी के माता पिता स्कूल भेज भी दिए तो क्या करते थे, बस्ता, बस्ता मतलब जिसमें किताब और कॉपियां हुआ करती थी। पहले तो किताब कॉपियां भी ढंग की नहीं हुआ करती थी, जो भी एक दो पुरानी रहती थी उसको भी क्या करते, बस्ते को तालाब में फेंक कर चले आते और फिर दोबारा कभी स्कूल गए ही नहीं। न ही माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा, क्योंकि वो इस तरह का माहौल था जहां पर रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, यानी रोज मजदूरी करो, काम करो, दुकानदारी करो, और जो पैसे आए उससे परिवार का भरण पोषण होता था। तो माता पिता भी इतनी मतलब ये नहीं थे शिक्षा के प्रति कि हाँ बच्चा यदि स्कूल नहीं गया तो फिर उसको हम दोबारा भेजें, क्यों नहीं गया तो पूछें। माता पिता को भी पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। यहाँ तक कि परचूनिये अड़हतिये भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी ना समझते। परचून की दुकान, जिसमें जिसको हम लोग कहते हैं किराने की दुकान, तो इस तरह की दुकान जो थी, या अड़हतिये होलसेलर, है ना, ये भी अपने बच्चों को कभी स्कूल भेजना इन लोगों ने भी जरूरी नहीं समझा। कभी किसी स्कूल अध्यापक से बात होती तो कहते, अब मान लो कोई स्कूल के जो मास्टर जी थे, अगर वो कभी गांव में आते और कहते कि अरे भाई आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं, तो क्या कहते हैं, उनका जवाब क्या होता था, मास्टर जी हमने क्या इसे तहसीलदार लगवाना है, यानी क्या इसको सरकारी अफसर बनाना है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो पंडित घनश्याम दास से लंडे पढ़वाकर, यहाँ पर दिया हुआ 2 नंबर अर्थ में देखिए, हिसाब किताब लिखने की पंजाबी प्राचीन लिपि, जिसको यहाँ पर लंडे कहते हैं, तो पढ़वाकर दुकान पर बहिया, बहिया का अर्थ है खाता, यानी वो खाता जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है। तो वे लोग कहते थे कि बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए, किसी तरह से हिसाब किताब लिखना इसको आ जाए, बस इतना से ही मतलब है कि दुकान पर बैठेगा और हिसाब किताब लिख लेगा, बस इतना ही पढ़ाना है, इससे ज्यादा नहीं। पंडित 6-8 महीने में लंडे और मुनीमी का सभी काम सिखा देगा। वहां तो अभी तक अलिफ बे जीम च भी नहीं सीख पाया, यानी जिस तरह से हम लोग वर्ण पढ़ते हैं ना, उसी तरह से उर्दू में अलिफ बे जीम जीम च, ये है वर्ण का नाम है, वो भी वो नहीं सीख पाए थे बच्चे। हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान या हरियाणा से आकर मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने आए परिवारों से थे। अब लेखक अपने साथियों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ये सब बातें ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। लेखक कह रहे हैं कि हमारे अधिक से अधिक साथी कहाँ से आते थे, राजस्थान या हरियाणा से आकर उनके माता पिता जो है मंडी में व्यापार या दुकानदारी करने के लिए आए थे, और आधे से अधिक बच्चे उसी तरह के परिवार से आते थे। जब बहुत छोटे थे तो उनकी बोली कम समझ पाते। लेखक कह रहे हैं कि जब बहुत बहुत छोटे थे तो उनकी बोली बिल्कुल नहीं समझ पाते थे, उनके कुछ शब्द सुनकर हमें हंसी आने लगती। लेखक कह रहे हैं कि उनके कुछ कुछ शब्द तो ऐसे थे कि सुनते थे हम लोग और सुनकर बहुत हंसी भी आती थी, परंतु खेलते तो सभी एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि लेकिन जब खेलने लगते हम लोग तो एक दूसरे की बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेते। अब ये बताइए कि खेलने के वक्त ऐसे उनकी बात नहीं समझ में आती थी, लेकिन खेलना जो है, खेलना शब्द बच्चों, सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भाषा किसी प्रदेश के हों, लेकिन खेलने के वक्त उनको भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है, संकेत के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से वो अपना काम चला लेते थे। तो प्रश्न जो है, मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि अब सीधे साधे शब्दों में प्रश्न आपसे न पूछकर, मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर अगर ये पूछा जा सकता है कि बाल्यावस्था में खेल कूद के लिए भाषा की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है। दूसरे प्रांतों के बच्चे जिनकी भाषा बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, कोई किसी की भाषा नहीं समझ सकता, राजस्थान या हरियाणा के जगह के जो बच्चे थे वो यदि किसी की भाषा नहीं समझ पाते हैं तो फिर वो खेलते कैसे थे। तो खेलने के लिए लेखक का कहना है कि किसी भाषा की जरूरत नहीं है। जिस तरह से दुख और खुशी, उसको भी किसी भाषा की जरूरत नहीं है। दुख जो है वो अपने आप सुनकर महसूस करके कोई भी मनुष्य दुखी हो जाता है, और खुशी ऐसी चीज है वो भी चेहरे के हाव भाव से पता लगाया जा सकता है। तो लेखक कह रहे हैं कि जब वो लोग खेलते तो एक दूसरे की बात खूब अच्छी तरह समझ लेते, यानी
संकेत की भाषा का प्रयोग करते थे। पता भी नहीं चला कि लोकोक्ति के अनुसार एक खेडण का यहाँ अर्थ दिया हुआ है खेलने के। दे दिन चार कैसे कब बीत गए, यानी इस तरह से खेलते कूदते 2 3 4 दिन, यानी जीवन का ये दिन यानी बाल्यावस्था कैसे बीत गया, लेखक कह रहे हैं कि पता ही नहीं चला। हम में से कोई भी ऐसा न था जो स्कूल के कमरे में बैठकर पढ़ने को कैद न समझता हो। अब लेखक कह रहे हैं कि जितने हमारे दोस्तों की जो मंडली थी, जो टोली थी, बच्चों की टोली, उसमें कोई भी ऐसा न था जो पढ़ाई को कैद न समझता हो, यानी मन से कोई पढ़ना नहीं चाहता था। सब क्या सोचते थे कि ये कैद है, जेल है। कुछ अपने माँ बाप के साथ जैसा भी था काम कराने लगे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जाते थे और वो अपने माँ बाप का हाथ बटाने लगे काम में, यानी जो उनका घर का जो काम था, यानी कोई सामान बेचने का या कोई सामान बनाने का काम, तो वो अपने माता पिता के साथ काम में लग गए। अब लेखक आगे कह रहे हैं कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। क्यों? यानी प्राकृतिक चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चों को प्रकृति का मतलब नहीं समझ में आता है कि ये फूल है, देख रहे हैं बहुत सुंदर है, बहुत खुशबूदार है, तो क्या करते हैं अक्सर छोटे छोटे बच्चे, बताइए, फूल देखकर क्या करेंगे? क्या उस पर कविता लिखेंगे? नो मैम तोड़ देंगे। वेरी गुड। जो बच्चे ऐसा नहीं कहेंगे कि वो दंड है या बदमाश है, बस सुंदर फूल देखे, खूब अच्छे फूल है, बढ़िया खिला हुआ, बस उनकी कोशिश क्या होगी, किसी तरह जाए उसको तोड़ ले। और घास, हरी हरी घास, अगर घास का मैदान है तो देखिए छोटे बच्चे उसमें चलेंगे कम, लोटेंगे ज्यादा। क्या करेंगे? बैठ जाएंगे, बैठे बैठे लौट जाएंगे, लौट के कुछ दूर तक तो सोए सोए लेटेंगे उस पर, है ना, करवटें बदलेंगे दूर दूर तक। तो इस तरह से बचपन या बाल्यावस्था वह समय होता है, जीवन का वह कालखंड होता है जिस समय प्राकृतिक चीजें भी बड़ी अच्छी लगती हैं। घास बड़ी अच्छी लगेगी क्योंकि उस समय उस अवस्था में किसी चीज की कोई चिंता फिक्र नहीं होती है। ये सारी चीजें जब मनुष्य का जीवन का कालखंड, वह कालखंड जब वह युवा अवस्था में प्रवेश करता है, जब उसके सामने नौकरी की समस्या होती है, नौकरी प्राप्त कर लेता है, विवाह शादी हो जाती है, जब उसके जब परिवार के बंधन में वो बंध जाता है, तब उसके सामने जब समस्याएं खड़ी होती हैं, परिवार के भरण पोषण, नौकरी की, तब जाकर उसे ये सारी चीजें अपनी ओर आकर्षित नहीं करती हैं। उस समय वो दूसरे ही दुनिया में रहता है कि अपने किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करे, किस तरह उसकी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़े। लेकिन बाल्यावस्था वह उम्र होती है, उस समय किसी बच्चे को किसी चीज की कोई चिंता नहीं होती। अभी जैसे आप लोग स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, सुबह उठे, घर में राशन है या नहीं, गैस है या नहीं, सब्जी है या नहीं, दूध है या नहीं, इसकी चिंता आपको नहीं करनी। इसकी चिंता करने के लिए आपके माता पिता बैठे हैं। नाश्ता बना कि नहीं, आपकी आंख खुलती है तो आपकी मम्मी आपका नाश्ता बनाकर पैक करके रेडी रखती हैं, आपके तैयार होने का इंतजार करती हैं। आप टेबल पर बैठे, नाश्ता आपके सामने आ गया। अब आप स्कूल से जाएंगे तो खाना में क्या मिलेगा, खाना बना हुआ होगा कि नहीं, इसकी भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। बस घर गए, हाथ मुंह धोए, कपड़ा बदले और सामने टेबल पर खाना आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका उम्र, अभी आप जिस उम्र के का दौड़ में हैं, जो जिस उम्र को आप जी रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई चिंता बच्चों को नहीं होती। लेकिन यही चिंता जब आप भी अपने माँ बाप के स्थान पर पहुंचेंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, नौकरी की समस्या सामने आएगी, नौकरी जब आपकी लग जाएगी, विवाह शादी होने पर जब परिवार के बंधन में आप बंध जाएंगे, तो जो चिंता, जो जिम्मेदारी आज आपके माता पिता वहन कर रहे हैं, उसी जिम्मेदारी को आने वाले समय में आपको वहन करना है ना। किरदार बदल जाते हैं लेकिन भूमिका वही रहती है। बात समझ में आ रही है? सिर्फ पात्र बदल जाते हैं। आज आपके माता पिता जहाँ हैं, कल आपके माता पिता के उनके माता पिता होंगे। तो इस तरह से ये पीढ़ियां चलती रहती हैं। बात आ रही समझ में बच्चों? हाँ, यस मैम। तो इस तरह से लेखक कह रहे हैं, यह शब्द शायद आधी सदी पहले किसी पुस्तक में पढ़े थे। आधी सदी यानी 50 वर्ष पहले उन्होंने, लेखक ने कहा कि मैंने पढ़ा था परंतु आज तक याद है। याद रहने का कारण यही है कि यह वाक्य बचपन की भावनाओं, सोच समझ के अनुकूल होगा। यानी जो भी
इस वाक्य को लिखा है कि बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है। ये जिस व्यक्ति ने भी ये लिखा होगा वो जरूर बच्चों के मनोभाव को बहुत अच्छे से समझा होगा और तभी इस वाक्य को लिखा होगा। परंतु स्कूल के अंदर जाने से रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के बड़े ढंग से कटे छटे झाड़ उगे थे, जिन्हें हम डंडिया कहा करते, उनके नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक आज तक भी आंख मूंद कर महसूस कर सकता हूँ। नीम के पत्तों जैसे पत्तों की महक जो है वो आज तक लेखक जब याद करते हैं आंख बंद करके तो उसकी खुशबू आज तक उनके मन में बसी हुई है। और उस अलियार के बड़े बड़े जो वृक्ष पेड़ हुआ करते थे उनको काट छांट के दोनों तरफ से विद्यालय में, चूंकि पेड़ों को की तो रख रखाई के लिए माली रहते हैं देखभाल के लिए, तो लेखक कह रहे हैं कि वो जिन्हें हम डंडिया कहा करते थे लेकिन वो अलियार के वृक्ष हुआ करते थे। उन दिनों स्कूल की छोटी क्यारियों में फूल भी कई तरह के उगाए जाते थे, जिनमें गुलाब, गेंदा और मोतिया की दूध से सफेद कलियां भी हुआ करती थी। ये कलियां इतनी सुंदर और खुशबूदार होती थी कि हम चंदू चपड़ासी, देखिए यहाँ चपरासी नहीं, र नहीं लिखा है, ड़ लिखा है ना, चपड़ासी, इसीलिए वहां नीचे लिखा है अर्थ में उसका चपड़ासी नहीं बल्कि चपरासी। चंदू चपरासी से आंख बचाकर कभी कभार एक दो तोड़ लिया करते, यानी माली का नाम क्या था? चंदू। और उससे नजर बचाकर ये लोग क्या करते? सुंदर और खुशबूदार फूलों को तोड़ लिया करते। उनकी बहुत तेज सुगंध आज भी महसूस कर पाता हूँ, परंतु यह याद नहीं कि उन्हें तोड़कर कुछ देर सूंघकर फिर क्या किया करते। लेखक कह रहे हैं कि इतना याद है कि जो माली था हमारा चंदू चपरासी, उससे नजर बचाकर हम लोग उन सुंदर और खुशबूदार फूलों को तोड़ लेते, कुछ देर उसको सूंघते और फिर उसके बाद क्या करते लेखक कह रहे हैं ये याद नहीं है, शायद जेब में डाल लेते। माँ उसे धोने के समय निकालकर बाहर फेंक देती, या हम ही स्कूल से बाहर आते समय उन्हें बकरी के मेमनों की भांति चर जाया करते। अब फूल हाथ में है, सूंघ रहे हैं, सूंघते सूंघते मन किया तो या तो पॉकेट में रखे और या तो मुंह में डालकर उसको, जिस तरह से बकरी के जो बच्चे हैं वो घास को चबाते रहते हैं, तो शायद हम लोग भी उस तरह से चबाते हुए स्कूल से बाहर निकल आते हों। तो ये लेखक कह रहे हैं कि स्कूल के फूलों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जब अगली श्रेणी में दाखिल होते तो एक और तो कुछ बड़े सयाने होने के एहसास से उत्साहित भी होते, परंतु दूसरी ओर नई पुरानी कॉपियों किताबों से जाने कैसी बास आती, बास मतलब दुर्गंध आती, कि उन्हीं मास्टरों के डर से कांपने लगते जो पिछली श्रेणी में पढ़ा चुके होते। अब मान लीजिए छोटी कक्षाओं में, मान लीजिए चौथी या पांचवी कक्षा में है, तो जो टीचर्स उनको चौथी पांचवी में पढ़ाए हैं उसी में से कुछ टीचर 6 में भी पढ़ाते थे, कुछ 7th में भी। तो जो शिक्षक थोड़े स्ट्रिक्ट थे, थोड़े सख्त थे, थोड़े मारपीट करने वाले, डांट टपट करने वाले, उनके बारे में जब जानकारी मिलती कि अरे अगली कक्षा में यही पढ़ाएंगे, तो मन जो है थोड़ा डर जाता कि कितना मुश्किल से तो एक कक्षा से जान छूटा, ये सोचकर कि चलो अगली कक्षा में ये नहीं रहेंगे लेकिन ये फिर रहेंगे, बस ये सोचकर मन जो है डर से कांपने लगता था। तब स्कूल में, अब स्कूल के बारे में लेखक वर्णन कर रहे हैं कि तब स्कूल में शुरू साल में 1-1.5 महीना पढ़ाई हुआ करती, फिर 1.5-2 महीने की छुट्टियां शुरू हो जाया करती, यानी अप्रैल से का सेशन हुआ करता था। जैसे ही 1-1.5 महीना पढ़ाई होती थी, गर्मी की छुट्टियां, ये जब लेखक जब वर्णन कर रहे हैं उस समय गर्मी की छुट्टियां 1.5-2 महीने हुआ करती, 1-2 महीने नहीं, 1 महीने और आधा महीना नहीं, 15-20 दिन नहीं, बल्कि 1.5 से 2 महीने। अब तक जो बात अच्छी तरह याद है वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। अब लेखक कह रहे हैं कि 2-3 सप्ताह, वह छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का फर्क था। जब छुट्टियां, पढ़ाई क्या होती थी ये याद नहीं है, लेकिन 1.5-2 महीने छुट्टियां हुआ करती थी यह याद है, और छुट्टियों के पहले और आखिरी दिनों का जो फर्क था वो लेखक को याद करता था। पहले क्या करते थे, जैसे छुट्टी शुरू होती थी गर्मी की, पहले 2-3 सप्ताह तो खूब खेल कूद हुआ करती, यानी जो होमवर्क मिला है उसके बारे में कोई चिंता नहीं, पहले क्या करना है, खूब खेलना है। हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। आज भी बहुत बच्चे, आप लोगों में से बहुत बच्चे, जैसे गर्मी की छुट्टियां होती है पहले से प्लान बना रहता है। ये जबकि कहानी है, उस समय कोई किसी पर्यटन स्थल पर घूमने नहीं जाते थे। बच्चों के घूमने का पसंदीदा जगह क्या हुआ करता था, बताइए? नानी का घर। हाँ,
नानी का घर। नानी घर। हाँ, अगर शहर में रह रहे हो और अगर दादा दादी भी साथ में नहीं रहते हो, तो अगर महीने दिन की छुट्टियां हैं तो 15 दिन दादा दादी के घर, 15 दिन नाना नानी के घर। यही हम लोगों का पर्यटन स्थल हुआ करता था। लेकिन आज के जमाने में ये भूमिका, ये रूप थोड़ी सी परिवर्तित हुई है। आज के समय में लोग किसी हिल स्टेशन पर या किसी और भी बहुत रमणीय स्थल पर घूमने या किसी मंदिर या कहीं का भी प्लान बना लेते हैं। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि हर साल ही माँ के साथ ननिहाल चले जाते। वहां नानी खूब दूध दही मक्खन खिलाती, बहुत प्यार करती। छोटा सा पिछड़ा गांव था, परंतु तालाब हमारी मंडी के तालाब जितना ही बड़ा था। यानी लेखक जहाँ रहते थे वहां मंडी में एक तालाब भी हुआ करता था, और वैसा ही तालाब उनके नानी के घर भी था। दोपहर तक तो उस तालाब में नहाते, फिर नानी से जो जी में आता मांगकर खाने लगते। यानी सुबह से जब उठते वो लोग तो दोपहर तक उस तालाब में ही नहाते रहते, खेलते रहते, और नहाने के बाद जब भूख लगती तब घर पहुंचते और नानी से जो मन में आता मांगते और खाते। नानी हमारे बोलने के ढंग या कम खाने के कारण बहुत खुश होती। अक्सर क्या होता है, हम लोग ये भी देखे हैं, आप लोग भी महसूस किए होंगे या नहीं, गांव में रहने वाले बच्चों का की जो खुराक होती है, जो खान पान, वो बच्चे जो गांव में रहते हैं आज भी उनको चाउमीन और नूडल्स और पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो वो जो भी गांव का जो भोजन होता है, जो खाना होता है, वो भरपूर, उसकी क्वांटिटी मात्रा भी ज्यादा होती है। क्योंकि एक बार दो बार खाकर बच्चे खाते हैं तो पुष्ट खाते हैं पूरा भरपेट। उनकी खुराक जो है शहरी बच्चों से ज्यादा होती है। शहर के बच्चे तो अगर एक रोटी खाएंगे, दो रोटी अगर माँ दे देगी जबरदस्ती थाली में, नहीं 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 निकालो निकालो, पराठा नहीं 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 दो पराठा नहीं खाएंगे, ऑयल नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। क्योंकि शहर में रहने वाले बच्चे हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा होते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर, मोटे ना हो जाएं, ये ना वो। लेकिन गांव में ये बात नहीं होती है। तो नानी जो थी बड़ी खुश होती, अपने पोतों को हमारी तरह बोलने और खाने पीने को कहती। अब नानी के जो पोते थे, नानी के जो बेटे थे, उनके जो बच्चे थे, उनको कहती, नाती तो हुआ बेटी का बेटा, नतनी बेटी बेटी की संतान, और पोता पोती होते हैं बेटे की संतान। तो अपने बेटे के बच्चों से कहती कि देखो ये लोग कितना कम खाते हैं और किस तरह से बोली बोलते हैं। जिस साल ननिहाल न जा पाते उस साल भी अपने घर से थोड़ा बाहर तालाब पर चले जाते। मान लीजिए किसी साल अगर ये लोग ननिहाल नहीं जाते, लेखक कह रहे थे अगर ननिहाल नहीं जाते तो क्या करते, घर से बाहर जो तालाब था उस पर चले जाते, कपड़े उतार पानी में कूद जाते, और कुछ समय बाद भागते हुए एक रेतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते। लेखक कह रहे हैं कि जिस साल नहीं जा पाते तो हमारे मंडी में जो तालाब था वहां जाते, कपड़े उतारते और उसमें छलांग लगा देते, नहाते, और फिर जाकर वहां रेत बालू रखा रहता था, उस बालू पर जाकर लेट जाते। गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरफ भागते, और पूरे शरीर शरीर तो गीला रहता था, बस बालू उसमें पूरे शरीर में चिपक जाता था। फिर उसी तरह से भागते हुए किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, और फिर दौड़ते हुए जाते, किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ जाते और फिर तालाब में छलांग लगाते। रेत को गंदले पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते, और जैसे पानी में जाते तो शरीर पर का क्या होता, रेत बालू जो था वो धुल जाता, और फिर तुरंत क्या करते, फिर टीले की ओर भाग जाते। टीले की ओर क्यों फिर भागते थे बताइए, जब शरीर धुल गया बालू से तो फिर टीले की ओर क्यों भागते, दोबारा दोबारा हाँ दोबारा रेत में दोबारा रेत लगाने के लिए, क्योंकि यही उनका खेल था कि रेत लगाओ शरीर में और पानी में कूदकर धो लो, फिर जाओ फिर रेत लगाओ, फिर पानी में कूदकर धो लो। याद नहीं कि ऐसा 5-10 बार करते या 15-20 बार। अब कह रहे हैं कि ये भी याद नहीं था, बस क्या करते ये याद है, लेकिन कितनी बार करते याद नहीं है। कई बार तालाब में कूदकर ऐसे हाथ पांव हिलाने लगते जैसे बहुत अच्छे तैराक हों, और कभी पानी में कूदकर हाथ पांव खूब जोर जोर से हिलाते, यह दिखाते कि हम बहुत बड़े तैराक हैं। परंतु एक दो को छोड़ मेरे किसी साथी को तैरना नहीं आता था। लेखक कह रहे हैं कि हमारे साथियों का जो समूह था, जो झुंड था बच्चों का, उसमें एक दो को छोड़कर किसी को तैरना नहीं आता था। कुछ तो हाथ पांव हिलाते हुए गहरे पानी में चले जाते, तो दूसरे उन्हें बाहर आने के लिए किसी भैंस की सींग या दुम पकड़कर बाहर आने की सलाह देते। अब कुछ बच्चे क्या करते, तैरते तैरते गहरे पानी में चले जाते, डूबने का खतरा रहता था कि कहीं गहरे पानी में डूब जाए
तो क्या करते दूसरे बच्चे, किसी भैंस को भेज देते पानी में, और क्या कहते कि देखो भैंस का सींग या उसका दूध पकड़ कर बाहर आ जाओ। उन्हें ढांढस बंधाते और हिम्मत बंधाते बाहर से कि डरना नहीं। कूदते समय मुंह में गंदला पानी भर जाता तो बुरी तरह खांसते। अब मान लीजिए ऊंचाई से कूद रहे हैं और वो पानी तो गंदा हो ही जाएगा ना, क्योंकि 10 बार 20 बार आप जाकर शरीर में रेत लगाकर और पानी में नहाएंगे, पानी को अपने शरीर को साफ करेंगे, तो क्या होगा, रेत तो एकदम पानी, जो साफ पानी एकदम गंदा हो जाएगा। बार बार रेत लग, उसमें धुलाई होती है रेत की, तो कई बार ऐसा लगता है कि सांस रुकने लगी है। बच्चे जब पानी में कूदते तो उनके मुंह में वो पानी चला जाता और रेत का पानी जाने से क्या होता, सांस उनकी रुकने लगती, परंतु हाय हाय करते किसी ना किसी तरह तालाब के किनारे पहुंच जाते। लेकिन फिर कोई ना कोई कोशिश करके किसी ना किसी तरह से फिर किनारे तक वो चले आते। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। मान लीजिए 2 महीने की छुट्टियां होती, 1 महीना बीत गया, दूसरे महीने का भी 10 दिन बीत गया, तब ये लोग दिन गिनने लगते कि अरे इतना महीना, 2 महीने की छुट्टियों में इतना दिन बीत गया। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता, खेल कूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। अब बच्चों को डर लगने लगा कि भाई अब तो जो होमवर्क मिला है, काम मिला है, तो करना होगा। मास्टरों ने जो छुट्टियों में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। बच्चे हिसाब लगाने लगते कि इतना होमवर्क मिला है, कितना काम प्रतिदिन करेंगे कि हम लोग का होमवर्क खत्म हो जाएगा। जैसे हिसाब के मास्टर जी, हिसाब यानी गणित, मैथ्स के जो मास्टर जी थे, वो 200 से कम सवाल कभी ना बताते, वो 200 सवाल देते। मान लीजिए 3 महीने 2 महीने की छुट्टियां हैं, यानी कितने दिन की, 60 दिन की। तो उस तरह से वो हिसाब लगाने लगते बच्चे, मन में हिसाब लगाते कि यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। लेखक कह रहे हैं कि जब इस तरह की कैलकुलेशन करते तो 1 महीना बाकी रहता। एक एक दिन गिनते, 10 दिन खेलकूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता, परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। अब वो मन में जो हिसाब लगाते वो 10 की बजाय 15, कि अच्छा कोई बात नहीं, 10 की जगह 15 का सवाल रोज बनाए।